हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सत्ता कंसेप्ट की बात की थी, जिसमें हमने सत्ता के अर्थ को समझने का प्रयास किया। सत्ता के प्रकार जो हैं, स्रोत जो हैं, उनके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे सत्ता पालन के आधार। तो सत्ता के जो दो सिद्धांत आपको बताए थे मैंने, इसके संबंध में प्रतिपादित दो सिद्धांत हैं, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृति सिद्धांत। इसके अलावा मैक्स वेबर, मैरी पार्कर फॉलेट और चेस्टर बर्नार्ड, इन लोगों ने भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। साइमन के विचार जो हैं वो इस संबंध में थोड़े से और स्पेसिफिक हैं, जिन्होंने सत्ता पालन के प्रमुख रूप से 4 आधार बताए, जो कि बिंदुवार हम एक एक करके देखते हैं। पहला विश्वास। विश्वास जो है वो सत्ता के पालन का प्रोबेबिलिटी में सबसे महत्वपूर्ण आधार है कि अधीनस्थ जो लोग हैं वो सत्ताधारी के प्रति विश्वास होने के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। इस कारण से सत्ताधारी के प्रति जो अधीनस्थ हैं उनका विश्वास जितना गहरा होता है, आदेशों की पालना है वो उतनी ही सरल और नेचुरल दिखाई देती है। लेकिन उस विश्वास की स्थिति को आघात पहुंचता है जब आदेश का पालन करवाने के लिए सत्ताधारी व्यक्ति दबाव की शक्ति का सहारा लेता है। दूसरा बिंदु एकरूपता। यह एकरूपता से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो सत्ताधारी व्यक्ति है वो उन लोगों की एडवाइस या उन लोगों के परामर्श और आदेशों की अधिक महत्व देता है जो कि उसके विचार और आदेशों से एक रूपता रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राज व्यवस्थाएं जैसे कि उदारवाद, साम्यवाद या फासीवाद, किसी भी तरह की विचारधारा हम देखें तो उसमें से अपने अनुकूल विचारधारा का जो है वो प्रतिपादन करता है तथा राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थ और सामान्य नागरिकों को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करते हैं। इस तरह की जो ये विचारधाराएं हैं जिससे कि प्रजा उस विचारधारा के अनुसार ही अपना जीवन उसके अनुसार यापन करे। तीसरा बिंदु दबाव, यानी अनेक बार ऐसा भी देखा जाता है कि दबाव और किसी बाध्यकारी शक्ति के कारण से सत्ता का पालन किया जाता है। किसी भी संगठन में या किसी भी राज व्यवस्था में बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन पर कि विश्वास या एकरूपता ऐसे सिद्धांतों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई प्रभाव नहीं होता और वो हमेशा दमन की भाषा या दबाव की भाषा ही समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में सत्ताधारी व्यक्ति को कभी कभी इस प्रकार के लोगों के लिए दबाव का सहारा भी लेना पड़ता है। और चौथा बिंदु जो है वो है वैधानिकता, यानी कि किसी भी तरह का कोई संगठन है उसमें हायरार्किकल सिस्टम होता है और हायरार्किकल सिस्टम के कारण उच्च स्थिति में बैठे हुए व्यक्ति को स्वतः ही ये वैधता प्राप्त हो जाती है कि नीचे के व्यक्ति अधीनस्थ जो हैं वो उसके वैध शक्ति के कारण, अथॉरिटी के कारण उसकी सत्ता का पालन करें और उसके आदेशों का पालना करें। अब हम अगला हेडिंग के बारे में जो बात करना चाहते हैं, सत्ता की सीमाएं। सत्ता के बिना हम व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं कर सकते और ये भी निश्चित बात है कि किसी भी तरह की व्यवस्था हो उसमें शक्ति हो, सत्ता हो या और किसी भी तरह का कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो, उस पर यदि सीमाएं नहीं होंगी तो वो सीमा रहित या मर्यादा रहित आचरण वो उस व्यवस्था को खत्म करने का भी आसार बन जाता है। ऐसी स्थिति में सत्ता की ये जो सीमाएं हैं ये प्राकृतिक, नैतिक, उद्देश्यगत, आंतरिक, बाहरी या प्रक्रिया संबंधी किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। ये कुछ सीमाओं की हम इसमें बात करें बिंदुवार। जैसे प्राकृतिक सीमा, इसमें प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत नागरिकों को उनके जीवन और उनकी जो सामान्य स्वतंत्रताएं हैं, यानी कि उनके जो प्राकृतिक अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें किसी भी सत्ता के पालन के ऊपर सीमा का कार्य करती हैं। दूसरा नैतिक और धार्मिक विश्वास, यानी कि सत्ताधारी व्यक्ति कभी भी ये इस तरह का प्रयास नहीं करता कि वो अपने अधीनस्थों का या प्रजा का नैतिक या धार्मिक विश्वास को तोड़ते हुए ऐसे कोई आदेशों का पालन करवाने की अपेक्षा रखे। तीसरा संस्कृति, किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो संस्कृति है, वो उसमें जो भी चीज़ें समाहित हैं, सम्मिलित हैं, जैसे कि कला है, साहित्य है, लोकाचार है, संगीत है, फैशन है,
जिस भी प्रकार के आचार विचार हैं वहाँ के लोगों के, जो वहाँ के नागरिक निवास करते हैं, तो उस सत्ताधारी व्यक्ति को या सत्ताधारी संस्था के जुड़े हुए लोगों को ये अधिकार नहीं होता कि वो उस संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का कोई भी ऐसा कारण बने या इस तरह के आदेशों की पालना करवाएं। चौथा इसमें बिंदु है संविधान और उसके नियम तथा उपनियम। जो भी संविधान है वो राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत होता है और किसी भी तरह की सत्ता हो उसके लिए संविधान की पालना जो है वो आवश्यक होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उपनियम, नियम या जो भी लॉज बने हुए हैं, जो भी बाय लॉज बने हुए हैं, वो भी एक तरीके से सत्ता की सीमाओं को निर्धारित करने का काम करते हैं। आर्थिक सीमाएं हैं हर राज्य व्यवस्था के सामने, यानी कि सत्ताधारी व्यक्ति अपने आदेशों की पालना करवाते समय आर्थिक सीमाओं में भी बंधा होता है, यानी वो ऐसे किसी भी आदेश की पालना नहीं करवा सकता जो कि व्यक्तियों के आर्थिक उनकी क्षमताओं के बाहर हो। अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों के द्वारा निर्मित संघ भी एक प्रकार से सीमा का कार्य करते हैं, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो सत्ताधारी व्यक्ति को उन ऑर्गेनाइजेशंस को, मतलब जिससे कि वो किसी भी प्रकार से डिक्टेटर ना हो पाए, किसी भी प्रकार से ऐसे आउटराइटली किसी भी इस तरह के आदेशों की पालना न करवाए जो कि उन संगठनों के हितों के खिलाफ हो। और अंतिम बिंदु जो इस संदर्भ में है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून। आज के समय में संयुक्त राष्ट्र और दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनमें जो सत्ता की सीमाएं उनकी भी मानी जा सकती हैं कि वो भी एक प्रकार से, यानी जो सत्ताधारी व्यक्ति है वो सत्ता के आदेशों का पालन करवाने में उसके सामने अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो भी चीज़ें, जो बाध्यकारी नियम हैं या जिन चीज़ों का उसको ध्यान रखना है वो भी एक प्रकार से सीमित उसमें ही मर्यादा का पालन कर सकता है। थैंक यू।